हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी नावल का पार्ट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं। वो कमरे में आया तो बड़ी अपनी जगह से फौरन उठती उसके पास आई। बढ़ान, वो आप बाहर क्या? हर बात में मत बुला करो पड़ी, जाओ जाकर सो जाओ। बढ़ान ने सत लहजे में कहते अपनी घड़ी उतारकर एक तरफ रखी। वो कुछ पल सुकून का चाहता था और उसका सुकून सिर्फ पड़ी की कुर्बत में ही था, लेकिन वो चाह कर भी उसे ये बता नहीं पा रहा था। इस वक्त उसको किसी सवाल जवाब देने की पोजीशन में भी ना था। बढ़ान, प्लीज बता देना, क्या वाकई भाई ने नकाह के ऊपर नकाह कर लिया? उसके पास बैठी धीमे लहजे में डरते डरते पूछ रहे थे। वो जो आंखें मूंदे खुतबा जब्त किए हुए था, उसका पास बैठना उसके लिए आजमाइश बन गया। हाँ, मुख्तसर जवाब देता वो पड़ी को साकत कर गया। भाई भाई ने ऐसा क्यों किया? उसके सवाल पर बढ़ाने आंखें खोली और उसके सरापे को गहरी नजरों से देखा। मैं खुद भी हैरान हूँ, तुम्हारा भाई खुद को बड़ा अक्लमंद समझता है, लेकिन वो ये नहीं समझ सका कि उसमें बेला आपी की चाल भी हो सकती है। ये एक ट्रैप था उसके लिए और वो बेवकूफ उसमें फंस गया। बड़ा ने अफसोस से सर नफी में हिलाया। आप तो खुश होंगे ना, फाइनली जो आप चाहते थे वो हो गया। आपकी बहन अपने मकसद में कामयाब होगी। उस मकसद को पूरा करने के खातिर ही आपने मुझसे मोहब्बत का झूठा खेल खेला, मुझसे धोखे से नकाह किया और फिर एन झटके के मौके पर पहुंचकर मुझे अपनी बहन की खुशियों की खातिर फनी करके ले आए। तब तो ये मकसद पूरा ना हो सका, लेकिन आज आज ये मकसद पूरा हो गया। मुबारक हो बहुत बहुत मिस्टर राजपूत, मिस्टर बरहान राजपूत। बहुत बड़े प्लानर निकले आप और आपकी बहन, और बहुत ही बड़े बेवकूफ निकले मैं और मेरे भाई। उठते हुए दूर होती वो तालियां बजाती हुई गुस्सा और तरण से बरहान को सराह रही थी और बरहान उसे आंखें छोटी किए हुए देख रहा था। कुछ पल खामोशी के बाद वो उठकर उसके करीब आया। जब तुम्हारा भाई जान गया था कि ये सब एक साजिश थी तो उसे तुम्हें वापस मांगना चाहिए था ना। आप ही अपनी बहन की वापसी की बात करनी चाहिए थी ना, लेकिन तुम्हारे भाई ने सीधा बनने के लिए बेला आप ही को मांगा। हम बहुत ही बड़े चालबाज हैं, प्लानर है, लेकिन तुम्हारा भाई वो क्या है? कम से कम बहन का एक ही बार सोच लेता। बरहान ने अफसोस से सन्नफी में हिलाया। उसकी बात पर परी का दिल जैसे छलनी हुआ था। यू नो मिसेस बरहान राजपूत, मैं वहां पर गया ही इसलिए था कि अब हमारे बीच के रिश्ते को तुम्हारा भाई खत्म कर देगा, लेकिन उसे तो बेला आप ही चाहिए थी। निकाह करके बेला आप ही उसकी और तुम हमेशा के लिए मेरी। कहते साथ ही परी को खींच कर होते करीब किया। छोड़े मुझे आप, आपने अच्छा नहीं किया, आप बहुत ही बुरे हैं। परी अपने भाई की वजह से सख्त दुखी हुई और बिना सोचे समझे बरहान को बुरा भला कहने लगे। लेकिन तुम्हारे मामले में बहुत ही बुरा हूँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा बुरा। कहते साथ ही उसके कान के करीब चेहरा काट के दांतों से एक बाइट काट कर वो तरफ को उसे पीछे करते शिकवा करना नजर से उसको देखने लगी। आप सब मर्द एक जैसी हो, बस औरतों पर अपनी हुक्मरानी चाहती हो। औरत को शरीके हयात नहीं मलकियत समझते हो। औरत को तो तुम लोगों की नजर में भेड़ बकरियां है ना। वो अभी बस बोले जा रही थी, आंसू अब उसके गालों पर बहते जा रहे थे। उसे खुद ही समझ आ रही थी कि वो क्यों इतना पैनिक हो रही है, लेकिन उसे शदीद दुख हो रहा था। भेड़ बकरियां और तुम औरतें, बेला अप्पी को तुम भेड़ बकरियों से तशबीह दोगी? या सीने पर बाजू बांधते हुए पूछा। वो तो डाइन है, डाइन। मेरे भाई की जिंदगी। परी, बरहान का हाथ उठा था जो परी के गाल पर सख्त हुआ था। परी ने रूह पलट कर गाल पर हाथ रखे बेशकीनी से बरहान को देखा। खबरदार, जो आइंदा मेरी बहन के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए उसे बाजू से पकड़कर सामने करता हुआ गुस्सा जब्त करता बामुश्किल बोला था। परी खामोशी से उसे देखेगी। झटके से छोड़ता वो लंबे लंबे डग पड़ता कमरे से बाहर निकल गया और परी के आंसू टूटकर गाल पर बहे। दिल जैसे दर्द से फटने लगा था। वह इतनी आर्जान क्यों हो गई थी? माँ बाप थे तो वो बोल गए। भाई जो जान छिड़कता था वो चाहता तो आज उसे यहाँ से निकलवा सकता था, और शोहर वो तो कभी उसका था ही नहीं। बढ़ा ने साबित किया था कि उसने वाकई ये नकाब बदले के लिए किया था, साजिश के तहत। उसे कभी परी से मोहब्बत ना हुई थी और ये बात आज परी ने शिद्दत से महसूस की थी। हील्स की टिक टिक की आवाज पर इरम का झुका हुआ सर उठा था। वो एक खूबसूरत लेडी डॉक्टर थी जो रिसेप्शन पर आकर रुकी थी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर मुबशर, उसने इस्तफसार किया। जी मैम, वो एक इमरजेंसी केस आया है तो वो आईसीयू में है। बहुत ही मुअद्दब अंदाज में रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया था। ओ ओके, मैं उनके कैबिन में वेट कर रही हूँ, आए तो उन्हें बताइएगा। मिस, अब यहाँ इन पेपर्स पर साइन कर दें, उस रिसेप्शनिस्ट ने इरम से कहा तो वो आंसू पोंछते उसके पास आई। वो लड़की भी जाते जाते इरम के पास रुक गई थी। ए गुड गर्ल, वाई आर यू क्राइंग? उसने बहुत ही मोहब्बत से पूछा। इरम ने आंसू बामुश्किल रोके। पेशेंट से आपका रिश्ता? रिसेप्शनिस्ट ने उसके साइन करने पर सवाल किया। मेरे बाबा हैं वो दुख से बोलती फिर से रो दी थी। ओ डोंट क्राइंग, बी ब्रेव, अल्लाह से दुआ करो सब ठीक हो जाएगा। वो लड़की इरम से प्यार से कहती आगे बढ़ गई थी। इरम, मुबशर फिर से उसके पास आया था। इरम ने रूह मोड़ते बेचैनी से उसको देखा था। वो जो अंदर है ना, वो कौन है?
कैसे हैं वो? ईरम ने बेताबी से उल्टा उससे पूछा। हालत अब खतरे से बाहर है उनकी, लेकिन उन्हें माइनर अटैक आया है और इस एज में ये भी खतरनाक होता है। उनका बहुत ख्याल रखे। मुबशर की बात पर ईरम ने अपने आंसू पहुंचे। बताया नहीं, कौन है वो? मुबशर का सवाल अभी भी वही पर था। मेरे बाबा हैं। और जानते हो इस मकाम पर वो कैसे पहुंचे? सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो गुस्से से कहती हुई उसके पास आई। व्हाट? क्या कह रही हो? मुबशर सख्त हैरान हुआ। इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छी चाल चली है तुमने। फेक तस्वीरें बनवाकर मेरे शोहर को बेच दी और अब पूछती हो कि क्या कह रही हूँ मैं? ईरम ने जरा रायत न बरती। वो लेडी डॉक्टर भी शोर सुनती बाहर आई थी। ईरम, कोई गलत फहमी हुई होगी तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। मुबशर परेशान हुआ। बस कर दो, मुझसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा तुम्हें? कितने घटिया इंसान निकले तुम। मुझे पता होता तो कभी तुमसे दोस्ती ना करती। मेरी हंसती बसती हुई जिंदगी में आग लगा दी। इरम की आवाज ऊंची हुई थी। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या बोल रही हैं? विरदा के अचानक आमने पर वो चौंके। आप मेरी मनकूहा पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा रही हैं, जबकि ये भी जानती है कि वो सब तस्वीरें फेक हैं, फिर भी आप मुबशर से सवाल जवाब करने आ गई। अच्छा चलें ये बता दें, इन तस्वीरों को आपके शोहर को देकर मुबशर को क्या मिला था? बदला। यक लफ्सी जवाब दिया। मैंने मोहब्बत ठकरा दी ना उस शख्स की, और आज ये शख्स मुझे मेरे शोहर की नजरों में गिरा रहा है। इन झूठी तस्वीरों के सहारे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है ये शख्स। इरम फनकारे थे। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप, जबकि वो खुद मेरे साथ निकाह के रिश्ते में है और हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, खुश हैं एक दूसरे के साथ। मुबशर ऐसा नहीं कर सकते, नामुमकिन। वर्दा उसके बिल्कुल मुकाबले आकर खड़ी होती मुबशर की तरफदारी में बोली। अपनी जिंदगी फूलों से मजीन करके मेरी जिंदगी में क्यों कांटे बिछा रहे हैं? इरम बेबसी से बोली। क्यों, आपकी शादी एक समझौता है क्या? वर्दा के सवाल पर इरम चौंकी। ऐसा मत देखें, लगता है कि सिर्फ एक बंधन है जिसे आप और आपका शोहर निभा रहे हैं। मोहब्बत कहीं नहीं है, वरना इतनी बेतबारी मोहब्बत में नहीं होती। यू नो मिस, मुझे मुबशर पर पूरा भरोसा है। अगर पूरी दुनिया भी आकर मुबशर के खिलाफ कुछ कहे ना, तो मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगी। ये मोहब्बत है, और मोहब्बत का एतबार। चंद तस्वीरों को देखकर जो भरोसा टूट जाए ना, वहाँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन मोहब्बत नहीं। और अफसोस है कि एक शख्स की मोहब्बत को ठोकर मारकर आज आपने बेमोहब्बत है। वर्दा ने सीने पर बाजू बांधे धीमे धीमे लहजे में कहते इरम को कंस करती थी। क्या वाकई उसके रिश्ते में मोहब्बत ना थी? वो सोच में पड़ गई। इरम, अचानक से अपने कप से पुकार सुनती वो चौंकी थी। पलट कर देखा तो मुस्तफा खरा स्पार्टन अंदाज में उसको देख रहा था। धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। एक नजर मुबशर उस लड़के को देखा जिसके कहे गए तमाम अल्फाज वो बाहुबी सुन चुका था। इरम का हाथ पूरे इस्ताकात से थामा और वहां से लिए पलटा और फिर से रुका। मेरी बीवी है ये, मोहब्बत नहीं है, इश्क है मेरा। जुनूनी अंदाज में कहता वो एक सख्त नजर मुबशर पर डालता इरम का हाथ थामे वहां से हट गया था। इरम उसके साथ खींचती चली गई थी। एक रूम में लाते मुस्तफा ने उसका हाथ छोड़ा। इरम ने गुस्से से रूह फेरा। मुस्तफा ने वापस उससे बेतरफ मोड़ा। क्या कर रही थी वहां पर? लहजा सहा था। कुछ भी करूं, आप तो छोड़कर गए थे ना, आप जो मर्जी करो, आपको क्या परवाह? इरम का लहजा तेज हुआ था। जान ले लूंगा तुम्हारी, आइंदा अगर किसी नामहरम के करीब भी देखा तो। एक बार फिर से उसे लेकर जुनूनी हो रहा था। छोड़कर जाते यह ख्याल ना आया? उसे करीब से करीब तक करते पर इरम का लहजा भीगा था। गार्ड छोड़कर गया था, दुनिया छोड़कर नहीं। जो अल्लाह ना करे मिस्टर हान। इरम ने तड़प कर उसके लब्बों पर हाथ रखा तो मुस्तफा ने एक नजर देखते पीछे हटा था। अंकल की तबीयत खराब हुई, मुझे कॉल क्यों नहीं की? मुस्तफा के सवाल पर इरम फिर से उसे गुस्से से घूरा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सुबह 7 तक फजर की अजानों की आवाज़ पर जहां सीधा होता हुआ आईसीयू की तरफ देखे गया था, जहां अभी तक किसी को जाने की इजाज़त ना मिली थी। रात जागकर आंखों में कटी थी और फजर की अजान सुनता वो उठा था। रब को मनाने, उसके हजूर सजदा रेस होकर अपनी मोहब्बत को वापस मांगने वो पुकार रहा था कि आओ मेरी तरफ, तो वो कैसे ना जाता। वजू बनाया और हॉस्पिटल से मुंसलिक मस्जिद की तरफ बढ़ा। उसका दिल सूखे पत्थर की मानत लज रहा था। डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं दिलाए थे। मुर्तसिम चौधरी और उजाला बेगम भी उसके साथ वही पर थे। मुर्तसिम चौधरी उसे मसलसल हौसला दे रहे थे। अपने बहादुर बेटे को वो टूटता नहीं दे सकते थे। नमाज फजर अदा करते दुआ के लिए हाथ उठाए तो हंसता मुस्कुराता कस्बा का चेहरा आंखों में आसमाया। या अल्लाह, अम्मी सही कहती है, मैं उसकी हिफाजत ना कर सका। मैं फिर भी तुझसे दुआ मानता हूँ, वो लड़की मेरी शरीक हयात है, मुझे वापस लौटा दे। मेरे मौला, मैं अपनी की हुई हर जाति का अजाला करूंगा, बस एक बार मुझे उसे वापस लौटा दे मेरे मौला। तू तो रहीम है ना, करीम है, रहम कर, करम कर, मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दे मेरे मौला। वो दिल ही दिल में दुआ मांगता आंखों से आंसू पहुंचता उठा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर की जाना बढ़ा कि डॉक्टर बागा उसके पास आया। जहाजेब का दिल बुढ़ा से धड़का। मुबारक हो, पेशेंट का होश आ गया है।
आप थोड़ी देर में उससे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने खुशदिली से कहा। तो जहांजेब ने बेएहतियात गहरा सांस हार्ड करते हुए ऊपर की तरफ देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर कुछ ही देर में वो वार्ड की तरफ बढ़ा, जहाँ पर कसवा को भी अभी कुछ देर पहले ही लेकर जाया गया था। मुर्तसिम चौधरी और गुजाला बेगम ने उसे काफी हौसला दिया। वो हिम्मत करता अंदर आया तो वो आंखें मूंदे हुए लेटे थे। उसके करीब जाता उसे देखता वो अपने आंसू न रोक पाया। उसका कमजोर हाथ थामा और अपनी आंखों से लगाया। इसी लम्हे कसवा की आंख खुली थी। अपने सामने जहांजेब को पाकर उसे हैरत हुई। उस पर उसकी आंख में आंसू। आप रो रही हैं? कसवा को उसकी आंखों के आंसू अच्छे ना लगे। आपकी तो शादी थी ना, आपकी दुल्हन सेज पर आपका इंतजार। वो अभी मुस्कुराकर बोल रही थी। उसे बोलने में मसला हो रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी बार बार। कसवा, जहाजेम ने उसके पास बैठे उसका हाथ अपने हाथ में लिए लबों से लगाया। आपने सही कहा, मैं एक कमजोर लड़की हूँ, आपको डिजर्व नहीं करती। आप जहाजेब ने उसके लबों के करीब होता उसके लबों पर शहादत की उंगली रखता उसे रोक गया। जहाजेब की कसवा बहुत ही बहादुर है, सबसे ज्यादा बहादुर। और कसवा का जहाजेब सिर्फ कसवा क्या है, अपनी आखिरी सांस था, सिर्फ अपनी जान का। जहाजेब उसके कान में मीठा रस बोल रहा था, जिसे सुनती वो आंखें बंद करके मुस्कुरा देती। आप जानती हैं, अब कसवा किसी खुशफहमी में नहीं जिएगी, कहते साथ आंखें खोली और अपना हाथ जहाजेब के हाथ से आजाद करवा लिया। मैं सह कर गई आपका दूसरा निकाह, देख लें सांसें चल रही हैं। हमदर्दी की जरूरत नहीं है चौधरी जहाजेब, कसवा सर्वाइव कर गई है। वो आपके बाद धीमे लेकिन बिना रुके बढ़ थी, क्योंकि अब वो नॉर्मल हो गई थी। एक क़यामत थी उसके लिए जहाजेब का किसी और से निकाह करना, और वो क़यामत आई भी, उस पर गुजर भी गई। जहाजेब का दिल चाहा उसे चीख चीख कर बताया, उसे पूछे क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए हमदर्दी दिखाई देती है, लेकिन वो कुछ ना कह सका, सिर्फ उसके नाजुक हालत की वजह से खामोश रहा। डॉक्टर्स के मुताबिक उसे ज़हनी अजियत से दूर रखना था, वो भी हर हाल में। सुबह अचानक बेला की आंख खुली तो जट से उठ बैठी। सारी रात का मंजर आंखों के में आसमाया। मतलब वो रात काफी देर तक जहाजेब का इंतजार करती, लेकिन वो ना आया। बेला को बेएहतियात गुस्सा आया। सारी सेज को उल्ट पलट कर करा दिया, सारा सामान बिखेर दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी, तुम सिर्फ मेरी मलकियत। बेला हज़ियानी अंदाज में चलाई, जबकि आने वाले वक्त से वो बेखबर थी। हॉस्पिटल से हवेली वापस आते एमके ने उनके साथ ना था। उसे कहीं जाना था तो वो मिस्टर वजाहत और इरम को एक गाड़ी में फुल सिक्योरिटी से रवाना करता खुद अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। और मिस्टर वजाहत एमके को वापस देकर जी उठे थे। एमके ने उनसे माफी मांगी। वो उन्हें नहीं खोना चाहता था, इसलिए लौट आया था। अब उसे इस शख्स का पता लगाना था जिसने तस्वीरें भेजी थी। इरम ने मिस्टर वजाहत का हाथ थाम रखा था। इरम को अपने करीब आकर वो बहुत ही होश थे कि अचानक गाड़ी रुकी। सामने से फायरिंग हुई तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी अलर्ट हुए। गाड़ी स्टार्ट करो, मिस्टर वजाहत चलाए। और ड्राइवर ने जैसे गाड़ी स्टार्ट की, एक गोली सीधा उसके दिमाग पर आग लगे और वहीं पर ढेर हो गया। इरम ने कानों पर हाथ रखा। इरम, गाड़ी का दरवाजा खोलो और भागो, मिस्टर वजाहत ने उसे कहा तो वो परेशानी से उन्हें देखेगी। मैं आपको छोड़कर, ये वक्त बहस का नहीं है, वो तुम्हें लेने आए हैं, जाओ यहाँ से। उन्होंने एक तरफ का दरवाजा खोलते इरम को दरख्तों वाली सड़क पर दिखा दिया और उसकी तरफ लड़खड़ाई थी। साथ ही गाड़ी पर फायरिंग हुई। इरम गाड़ी से निकलते सामने से एक शख्स को देख चुका था। वो गन चलाता कि दूसरे ने उसको रोक दिया। इरम का पीछा करने को कहा। मिस्टर वजाहत ने एमके को कॉल की तो उसने ना उठाए। मिस्टर वजाहत ने उसके लिए वॉइस नोट छोड़ा। इतने में गाड़ी का दरवाजा खुला और उन्होंने मिस्टर वजाहत को गाड़ी से बाहर घसीटा, अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगे। जबकि इरम कहाँ थी, उनके हाथ लगी या नहीं, मिस्टर वजाहत नहीं जानते थे। जहांजेब कस्बा को डिस्चार्ज करवाकर दोपहर तक हवेली वापस लेकर आया। गजाला बेगम भी साथ ही। वो कस्बा का बहुत ही ख्याल रख रहे थे, जबकि मुर्तसिम चौधरी डेरे पर जा चुके थे। उनके मजारे का कोई मसला था जिसके लिए वो गए थे, और जहांजेब को घर बेच दिया था। बाप थे, बेटे की तकलीफ समझ रहे थे, लेकिन वो भी अपने नाम का पक्का था। बाप के पीछे पहुंच गया। कस्बा और गजाला बेगम हवेली दाखिल हुए तो सब कस्बा को देखकर हैरान हो गए, लेकिन सारी मुलाजमाएं होश थी। उनकी वजह कस्बा नहीं जानते थे। सादिया बेगम भी एक नज़र उसको देकर वहां से हट गए, लेकिन कस्बा को परवाह कहाँ थी। चौधरैन भी सामने नहीं आई थी। कस्बा को डाइनिंग रूम में लेकर जाकर सोफे पर बिठाया कि उसी वक्त बेला तैयार हुई निखरी निखरी नीचे आई। वो रात से कमरे में बांध थी। अभी कस्बा के आने की इतला पर वो नीचे आई थी। वेलकम मिस सोतन, आप तो बच गई, मुझे लगा लड़क गई हैं। अपनी बात कहती वो खुद ही मुस्कुराई थी और गजाला बेगम ने लब बीच को देखा। अपनी जुबान का लगाम दो, गुस्से से बोलती वो बेला को चुप ही करवा गए। वैसे बहुत ही सहज जान है, एक दफा में नहीं मरती ये, नफरत व हकारत से बोलती वो कस्बा का फशारे हुन बढ़ा गए। सही कहा तुमने, उसे पहले के गजाला बेगम जवाब देती। कस्बा अपनी जगह से कहते उठे। चौधरैन भी
اوپر सीढ़ियों से ये मंजर देखती रुकी थी। वहीं पर सादिया बेगम भी बाहर आ चुके थे। तुम जैसे जमीन के बोझ को मारे बिना कैसे मार सकती हो कस्बा? कस्बा ने बिना पलके झपके सख्त लहजे में कहा तो बेला को पतंगे लगे। हाउ डियर जो कॉल मी जमीन का बोझ। वो गुस्से से तपी भी आगे बढ़े। क्यों? जमीन के बोझ की इंग्लिश नहीं आती जो उर्दू में दोहराया। कस्बा सीने पर हाथ बांधे बेला से एक आईब्रो उचकाकर पूछती गजाला बेगम को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ओह हेलो, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। बिला ने फहर से बताया। ओके गेट लॉस्ट। कस्बा ने हाथ के इशारे से आउट होने का कहा। अब मुमकिन नहीं है। बेला तन तन मुस्कुराई। तुम्हारा शोर अब मेरा भी शोर है। उसके बार बार कस्बा का दिमाग शार्ट हुआ। तुम्हारा शोर तुमने खुद बांटा है, नकाह करवा के, यहाँ तक कि सेज भी सजाई। अब आउट कैसे हो? अपने हाथों की उंगलियों को बेदेती उठलाकर बोले कस्बा। अचानक जहांजेब की आमद पर वो सब चौंके। यहाँ क्या कह रही हो? ऊपर रूम में चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। वो फिक्रमंदी से बोलता हुआ कस्बा के पास आता बेला को मुकम्मल इग्नोर कर गया और कस्बा ने एक नजर बेला का तपा हुआ चेहरा देखा और फिर दूसरी नजर जहांजेब पर डाली। उठा कर लेकर जाएं। कस्बा की पापा वहां पर मौजूद सभी आंखें फाड़े हुए कस्बा और जहांजेब को देखने लगे। जहांजेब उसकी आंखों में देता कंग हुआ था। कस्बा धीरे से उसको पुकारा। उठा कर लेकर जाए। वो फिर से बिना पलके झपके में बोलती और सभी की नजरें उन पर थी। क्या वाकई जहांजेब कस्बा को गोद में उठा था? बेला दांत पीसते हुए उनको देख रहे थे। चौधरैन भी बड़ी दिल जमोई से ये सीन देखती मुस्कुराई थी। एक लम्हा लगा था जहांजेब ने कस्बा को अपनी बाहों में भरा। सबका मुंह खुले का खुला रह गया। दोनों दीवानों की तरह नजरें पल भर को एक दूसरे से टकराई थी और कस्बा ने पूरे हक से जहांजेब के गले के ये बाजू हमाल किए। जहांजेब उसे देखता हुआ सीनों के जाना बढ़ा और कस्बा ने आगे होते हुए जहांजेब के गर्दन के साथ मुंह छुपाया, लेकिन बेला को आंख विंक करना ना बोले। वो पैर पटकती रह गई। बिस्तर पर लटाते हुए उसके बेहद करीब हुआ कि कस्बा का दिल धड़क उठा था। उसका यूं करीब बना कस्बा के दिल पर बहुत ही भारी पड़ा था। उसको बैठ कर उनके साथ टेक लगवाता, उसके माथे पर लबड़कता, जरा का जरा पीछे हटा के कस्बा ने उसे कॉलर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। हम सिर्फ घर वालों के सामने हस्बैंड वाइफ है, कमरे में अपने हाथ में रहेगा मिस्टर जहांजेब चौधरी। उसके कहने के अंदाज पर जहांजेब का जी चावा मुस्कुराता, लेकिन मुस्कुरा कर वो कस्बा को मजीद गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था, इसलिए खामोशी से पीछे हटा कि तभी दरवाजे धार की आवाज से खुलती बेला गुस्से से अंदर दाल हुए। ईरम भागती जा रही थी। उसके पाँव शल हो गए थे। घना जंगल था, हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी तो वो मजीद तेज हुई। भागती वो एक छोटी सी झोंपड़ी में घुस गई। वहां कोई ना था। वो डरते डरते वहीं पर छुपकर बैठ गई। कदमों की आवाज उसे फिर से सुनाई दी। सामने ही फ्रूट बास्केट थी जिसमें से एक छुरी रखी हुई थी। ईरम ने उठकर वो छुरी निकालनी चाहिए कि उसी वक्त एक शख्स अंदर दाल हुआ। उसने ईरम को देख लिया। वो अकेला था। ईरम को अकेला झोंपड़ी में पाकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने आगे बढ़कर ईरम की कलाई पकड़ी। दूर रहे मुझे, ईरम चलाई थी। जाने मन, आज तो हाथ आई हो, ऐसे कैसे जाने दो? वो शख्स ईरम पर हावी हुआ था। ईरम ने अपना बचाव करने के लिए फ्रूट बास्केट से छुरी निकालते हुए शख्स पर काड़ी वार किया। वह तड़प ही गया। ईरम बाहर की जाना भागी कि वो भी पीछे लगा। उसका दुपट्टा खींचा जिसकी वजह से उसके गले से रगड़ खाता उसे सख्त तकलीफ से दो चार काट गया था, लेकिन वो रुकी ना। सड़क के बीचों बीच पहुंची। एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वो शख्स पीछे ही आ रहा था। ईरम भागी के इस लम्हे सामने खड़े पहाड़ जैसे वजूद से टकरा गई। नजर उठाकर सामने देखा तो शदीद गुस्सा आया। रब कर एक थप्पड़ सामने खड़े इंसान को दे मारा जो ईरम को यकटक देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन आया कि वो उसे मिल जाएगी, लेकिन उसके मारे गए थप्पड़ पर वो होश में आया। ईरम हिचकियों से रोते हुए देखे गई थी। आंखों में आंसू के साथ गिले शिकवे भी थे। एमके कुछ कहता कि इतनी देर में वो शख्स उसके पास पहुंचा। एमके को सामने देखते हुए रुका। उसको एमके की आंखों का सरपन दिखाई दे रहा था। देखो एमके, राशिद भाई ने उसे लाने को कहा है और मुझे ये हुक्म मानना है, वरना वो मुझे जान से मार देगा। सामने खड़े शख्स ने कुछ डरते कुछ एतमाद से कहा। एमके ने ईरम को एक नजर देखा। ले जा। एमके के लिफाफा। ईरम ने हैरत से एमके को देखा। वो क्या कह रहा था? वो वाकई एमके के कहने पर वो शख्स मुड़ता हुआ आगे बढ़ा और ईरम के पास पहुंचा। ईरम ने उस शख्स को देख के नफी में साइज लाया। उस शख्स ने ईरम की कलाई पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि इसी पल जहांजेब की मजबूत गिरफ्त पड़ी। वो डरता हुआ एमके को देखने लगा। एमके ने उसकी कलाई पकड़कर मरोड़ दी। वो तड़प ही गया। एमके की बीवी को लेकर जाएगा, वो फनकारा। हाथ लगाने के भी लायक नहीं छोड़ूंगा, कहते साथ ही कलाई मरोड़ दी। वो दर्द से चीहा था। एमके को कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। वो तादाद में ज्यादा लग रहे थे और इस वक्त उसके पास सिर्फ एक गन थी। वो अकेला था, जबकि यह इलाका भी राशिद की मलकियत में आता। ईरम को लेकर वो इस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। राशिद को वो अच्छी तरह जानता था। वो किस कमाश का बंदा था। उससे बाद में निपटने के लिए फिलहाल उसे ईरम को सेव करना था। उसका हाथ हमें वहां से उसे लिए भागा। अचानक से एमके को उसे साथ भगाने पर ईरम को हैरत हुई, लेकिन वो भाग रही थी। उसे
इस जंगल से निकाल कर बाहर लेकर जाना चाहता था। कदमों की आवाज उसे मुसलसल सुनाई दे रही थी। मिस्टर एम के, हम बाहर क्यों नहीं है? ईरम ने भागते हुए फूली हुई सांसों से पूछा। एम के ने उसे गुस्से से बड़ी हुई निगाह से देखा। तुम्हारे हाथ कुछ ज्यादा चलने लगे हैं, बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसका मारा गया थप्पड़ याद करते एम के ने दांत कुचकुचा कर बोला तो वह रुख फेर गए। दूर एक गंदे दरख्त को देखता वो उसे लिए वहां पर पहुंचा और खुद को और ईरम को लिए वहां पर छुपा। दरख्त की ओर में होते उसे अपने सीने से लगाता वो गन चेक करने लगा। आपने आज मेरा कहा सच कर दिया, आप वाकई कोई बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं। ईरम के सीने पर लगी हुई गन देखे मुंह बनाकर बोले। उसका एतमाद बहाल हो चुका था। एमए के पास था, उसके साथ था, वो जानती थी कि अब हवा भी उसको छू नहीं सकती।